स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 2025-26 का जो हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर है वो जो जारी किया है बोर्ड ने, उस पेपर को सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर 70 नंबर पूर्णांक का ये पेपर होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल के विद्यालय से मिलते हैं। आपके पास विषय कोड होता है मैथ के लिए 928। समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। अब इसमें सामान्य निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। इस प्रश्न के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, यानी सोच समझकर गोला भरे। दूसरे खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न यानी लिखित हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 अतिरिक्त उत्तरी, प्रश्न नंबर 2 लघु उत्तरी, फिर प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड आ स्टार्ट करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 1 नंबर का है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनका मासा यानी HCF 1 होता है। ठीक, तो देखेंगे 14 और 35 में तो मासा कितना मिल जाएगा 7, 18 और 25 यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 और 25 में कोई भी मासा नहीं मिलेगा, यानी मासा 1 मिलेगा। 32 और 62 में 2 मिल जाएगा और इसमें 31 मिल जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर बी विकल्प होगा। तो बी विकल्प को हम लोग गोला करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यांक 2 और -3 है। ए और बी का मान होगा कितना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पेज पे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास समीकरण लिखी है और एक शून्यांक 2 है और दूसरा -3 है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है शून्याङ्कों का योगफल -b/a। इसको लगाएंगे तो शून्याङ्क कौन कौन से हैं, एक है 2, एक है -3, माइनस बी की जगह पर कितना है a+1 है और ए की जगह पर कितना है 1 है। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा साथियों, तो -1 बचेगा और इधर भी -a+1 है। माइनस माइनस कट जाएगा और 1 बराबर a+1, 1 इधर जाएगा तो 1 - 1 बराबर a बराबर कितना आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, a का मान आ जाएगा 0 यहाँ पर। तो यहीं से हमारा सवाल जो है लग चुका है, क्योंकि a बराबर 0 किसी विकल्प में नहीं दिया है। सीधे a बराबर 0, b बराबर -6 इसी में दिया है। हालांकि मैं b का भी मान निकाल देता हूँ। तो शून्याङ्कों का गुणनफल होता है c/a और गुणनफल करेंगे तो 2 × -3 और c का मान है यहाँ पर b और a का मान है यहाँ पर 1। तो 3 दूनी -6, तो b बराबर आ जाएगा -6। ठीक, वैसे हमने देखो पहले ही लगा दिया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया है कि संख्या n² -1 8 से विभाजित होती है। यदि n है, मतलब n की जगह कितना होना चाहिए कि जो है ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम रखेंगे पूर्णांक एक रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो विभाज्य हो जाएगी। फिर अगर हम यहाँ पर पूर्णांक में -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 -5, तो ये नहीं कटेगी, यानी पूर्णांक तो नहीं होगा। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे 1 में से 1 जाएगा तो 0 कट जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। सम संख्याएं रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, तो ये भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे विषम संख्या में, 1 रख सकते हैं, 1 के बाद में फिर 3 रखेंगे तो 3 3 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, ब्लर कर गया, 8 आएगा, तो ये यही यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे, 4 चक्कू 16 में से 1 जाएगा 15, तो 8 से विभाजित होते ही यदि अनेक। चलो मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे विषम संख्या 1 रखा तो भी कट गया, फिर 3 रखा तो भी कट गया, फिर जब हम 3 के बाद 4 थोड़े रखेंगे विषम संख्या फिर 5 होगी, तो 5 रखेंगे 25, 25 में से 1 जाएगा 24, तो भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेखाएं दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल किसमें नहीं होता, जो समांतर रेखाएं होती हैं, असंगत होती हैं, जिनकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होती, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक शून्येतर प्रमेय संख्या। शून्येतर का मतलब शून्य से ऊपर हो कोई प्रमेय संख्या, जैसे 2 ले लिया।
और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अपरिमेय संख्या मान लिया √3 ले लिया, तो इसका गुणनफल क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं, ये भी सही है। यदि ये कंडीशन समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ये भी सही है। समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, ये गलत है, क्योंकि द्विघात है तो दो ही मूल होंगे। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, यहाँ पे तो ये तो विकल्प है नहीं कोई। अब यहाँ पर देखेंगे पहला दूसरा और तीसरा सही है बिल्कुल। अब समांतर श्रेणी -5 - 5/2 0 5/2 का 11वां पद है। तो देखेंगे यहाँ पे लगा लेंगे इसको, a बराबर -5 है और d बराबर यहाँ पे निकालेंगे -5/2 से घटाएंगे -5 को, +5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 में से 5 जाएगा तो 5/2 बचेगा। d का मान हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद होगा a+ 10d मैंने 10d। a का मान कितना है -5 + 10 और d का मान है 5/2। 2 पंचे 10 तो 5 25, 25 में से 5 जाएगा तो 20 आएगा। इसका राइट आंसर प्लस का 20 आएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतने इतने निम्नलिखित के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं। तो इसके लिए भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे कि किसके शीर्ष है, -4, 4, 0, 0, 3। तो इसके लिए एक बनाएंगे ग्राफ। ठीक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, 3 और ये 4। तो ये हो जाएगा बिंदु 4, 0। ये हो गया 4, 0 और इधर हो जाएगा, कह रहा है -4, 0। अच्छा, तो यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा, इसके लिए नीचे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ब्लर कर रहा है भाई। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, -4, 0, 4, 0, 0, 3। तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से ग्राफ। यहाँ पर बनेगा -4, 0 और इधर बनेगा 4, 0। ठीक, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, इधर हो जाएगा 1, 2, 3 और ऊपर जाना है 1, 2 और 3। ऊपर जाना है 3, 0, 3। तो 0, 3 ये पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से, 3 बिंदुओं को मिला दिया। तो आप पूछ रहा है कि ये कैसा त्रिभुज बनेगा। तो देखेंगे कि ये दूरी तो समान होगी, यानी ये भुजा और ये भुजा तो बराबर ही है। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। लेकिन ये वाली भुजा जो है कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, इसकी है 4 इधर और 4 इधर, यानी इधर हो जाएगी 8 इकाई। और ये देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 ये है, ये 8 है, ये 4 है। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 × 9 = 4, 4 × 16, 9 = 25। तो ये हो जाएगी 5। पाइथागोरस के प्रमेय से ये भी हो जाएगी 5। तो अब हम इस बड़े त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे। ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, तो 5 25 और 5 25, 25 25 50 ही होगा, 64 के बराबर नहीं होगा। तो हम ये समकोण त्रिभुज तो कह नहीं सकते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में, यानी समान कोण वाले त्रिभुज हों, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। ये कथन किसका है, ये कथन है किसका, पाइथागोरस का नहीं है, ये है बोधायन का नहीं है, हीरोन का नहीं, ये है थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई हैं। PAB 50 अंश है, तो OAB कितना होगा, OAB यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 50 है, तो आमने सामने के कोणों का 180 अंश होता, तो ये होगा 130। पूछा गया है OAB, पूछा गया है OAB। तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना होता है, ये होता है कोण 90 डिग्री। कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा इसका, यहाँ पे देखेंगे। तो इसको इस तरीके से लगा लेंगे कि भाई ये जो है त्रिभुज हमारा अलग है और OAB, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAB में
ओ ए बी में देखो ये अगर भुजाएं समान हैं तो इनके सामने के कोण भी समान होंगे। अगर हम एक्स एक्स मान लें तो यहाँ पे होगा एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 130 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी आ जाएगा 50। 50 30 80 होता है तो 25 दूना 50, यानी ये कोण कितना आ जाएगा 25 और ये भी कोण कितना आ जाएगा 25, यानी ओ ए बी भी 25 होगा। तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। 2 tan यहाँ पे 30 अंश लिखा है और बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो ये कितने का मान होगा, तो ये फार्मूला है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फार्मूला है। tan 2 थीटा यानी तो tan 2 और थीटा का मान है 30 तो हो जाएगा tan 60, तो tan 60 का मान सी विकल्प हो जाएगा। त्रिज्यार्ध तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर वाले तो होंगे नहीं, पाई आर स्क्वायर वाला होगा तो ये तो होगा नहीं, यही है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 कम 2 360 यहाँ आ जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जो गिल्ली डंडा खेलते हैं जिसको गांव में अब्बी डंडा कहते हैं, उस खेल में गिल्ली का आकार किसका संयोजन है, तो जो गिल्ली होती है वो दोनों तरफ से इस तरीके से चोनदार होती, नोकदार, तो यहाँ पर देखेंगे तो दो, ये एक शंकु, दो शंकु हो जाएंगे यहाँ पर और एक बीच में बेलन हो जाएगा, यानी दो शंकु और एक बेलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नीचे दिए गए कुछ कोणों के अनुपात हैं, मान दिए गए, मिलान करना है। साइन 90 का मान होता है 1, कास 90 का मान होता है 0, tan 60 का मान होता है √3, साइन 45 का मान होता है √2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए को हमने किससे मिलाया है 3 से, ए 3 इसमें है, यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी तो सब समझ ही गए, बी वाला 4 से है, सी वाला सेकंड से है और डी वाला फर्स्ट से है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है। ये खंभा है और इसकी लंबाई जो है छाया की वो इसकी √3 गुनी, यानी ये ऊंचाई h है तो ये h √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो ये एच एच कट जाएगा, 1 बटे √3, tan कितने का मान होता है tan 30 का मान होता है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान कितना होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसको सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा, 1 प्लस cot थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा, हर समान है तो ये हो जाएगा 1 प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा कॉस एकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा एकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और गुणा कर देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करो a प्लस बी को, ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान कितना होगा 1 होता है तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये पूरा कैंसिल, कितना बचेगा 2, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए घटना घटने की प्रायिकता का मान 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से देखो ये 1 से कम है, ये भी सही, 15%, 15 बटे 100, 2 जीरो कटेंगे पॉइंट लगेगा तो ये भी 1 से कम है, ये भी सही, 3 को भाग करोगे तो 0.67 आएगा, ये भी सही, लेकिन माइनस की प्रायिकता कभी नहीं होगी, यही राइट आंसर अपना हो जाएगा। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है, किसके लिए, माध्य निकालने के लिए, संचयी बारंबारता, बहुलक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए माध्य तो ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है, लेकिन माध्यक निकालने के लिए
जो है संचयी बारंबारता का उपयोग करना ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यक। आंकड़ों 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। इसमें बहुलक कौन है? देखो 7 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 3 2 बार आया, 2 भी 2 बार आया, 5 एक बार, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 हो, तो बंटन की माध्यिका कितनी होगी? तो देखेंगे फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है फार्मूला। तो बहुलक कितना दिया है? 13, 3 गुणे माध्यिका निकालना है, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य दिया है 16, 16 दूनी 32, 13 और ये 32 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 गुणे यहाँ पे माध्यिका, तो 3 2 5, 3 1 4 45 बटे गुणे 3 और यहाँ पर माध्यिका, तो कितना होगा? 3 15 3 45, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम लोग चलते हैं खंड बा की तरफ। अब हम लोग खंड बा देख रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए। दर्शाइए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मानूंगा विरोधाभास से इसको लगाना पड़ेगा। विरोधाभास से यहाँ पे लिखेंगे माना √2 एक, अब 2 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन इसको हम लोग परिमेय संख्या मान के लगाएंगे। तो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, ये लिख लेंगे। इसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बटे b²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक b इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा a² बटे b। तो यहाँ पर ये हो गया इधर पूर्णांक और इधर हो गया ये हमारा हो गया भिन्न। तो भिन्न और पूर्णांक ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, असंभव, असंभव यानी भिन्न पूर्णांक के कभी बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4, -1 एक पॉइंट का नाम है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको त्रिभाजित करने वाले रेखाखंड के निर्देशांक। तो एक पॉइंट का नाम है हमारे पास 4, -1 और दूसरे का है -2, -3। इसको त्रिभाजित करना है तो यहाँ पर एक बिंदु P मान लेंगे, एक Q मान लेंगे, एक के बिंदु x, y और एक के M, T मान लेंगे। तो यहाँ पर 3 भाग में हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो पहले तो हम बिंदु P के लिए निकालेंगे, बिंदु P के लिए यानी P के लिए निर्देशांक निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इधर हो जाएगा 1 भाग और इधर हो जाएंगे 2 भाग। तो इसके लिए 1:2 हो जाएगा, m1 × m2 और ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m2। तो ये m1 का मान कितना है, 1 है, x2 का मान कितना है, -2 है, m2 का मान 2 है और x1 का मान 4 है। नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 हो जाएगा, 2 1 का -2, 4 दूनी 8 बटे 3, 8 में से 2 जाएगा 6 बटे 3, 3 दूनी 6 यानी x बराबर आ गया 2। इसी प्रकार हम लोग इस साइड लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान है -3, m2 का मान है 2, y1 का मान है -1, नीचे m1 प्लस m2, 2 1 3, -3 -2 बटे 3, 3 2 -5 बटे 3। तो यहाँ पर y बराबर भी मान आ गया, यानी P बिंदु के निर्देशांक आ गए 2, -5 बटे 3। इसी प्रकार Q बिंदु के लिए भी निकालेंगे, Q बिंदु के लिए उसके लिए अनुपात जो है चेंज हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग Q बिंदु से देखेंगे तो इधर हो जाएगा 1 भाग, इधर हो जाएंगे 2 भाग, बाकी सारी डिटेल उसी तरह से रहेगी। यानी यहाँ पे रहेगा m1, ये हो जाएगा m2,
और बिंदु ए का मान कितना था 4 कामा -1 और बी का था -2 कामा -3। तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर यम मतलब यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, इसे बड़ा यम माना था हमने। तो m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान है 4। नीचे m1 प्लस m2 3 हो जाएगा, 2 दूनी -4 और 4 एकम +4 नीचे 3। तो ये हो जाएगा 0/3 यानी आ जाएगा 0। और इधर t माना था तो t बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 नीचे m1 प्लस m2। m1 का मान है 2 और y2 का मान है -3, m2 का मान है 1 और y1 का मान है -1। नीचे m1 प्लस m2 3, 3 दूनी 6 और -1/3, 6 1 -7/3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0 कामा -7/3। इसका मान आ गया क्यों का। तो ये दोनों बिंदु हमने ज्ञात कर दिए हैं, हमारा ये क्वेश्चन लग चुका है। 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, कथन सत्य है कि असत्य है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ चेक करेंगे sec a का मान 12/5। तो देखो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम sec a के सभी मान लिख लेंगे, जैसे कि 0, ठीक, 0 के बाद में 30, 45, फिर हमारे पास 60, फिर 90। तो अगर हम चाहें तो sec 0 यानी cos 0 का मान होता है 1, तो इसका भी होगा 1। फिर इसके बाद में cos 30 का मान √3/2, तो इसका 2/√3। इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा मान कि नहीं। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो अगर हम कोई त्रिभुज बनाएंगे और कर्ण होगा 12, आधार होगा 5, तो यहाँ पे हमारा ये लंब क्या निकल करके आएगा। तो देखो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें निकालना है लंब का वर्ग, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी 12 का वर्ग माइनस a यानी 5 का वर्ग। तो 12 बराबर 144 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 119 अंडर रूट में। तो यहाँ निकल कर आएगा 119। इसका मतलब क्या है, sec a बराबर 12/5 जो है संभव है। यहाँ पर कह रहा सत्य है कि असत्य है, तो यहाँ पर सत्य है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्य है। अगर ये चीज वैल्यू माइनस में आती है अंडर रूट माइनस 119, तो ये सत्य नहीं होती, असत्य हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर, परिधि होती है 2πr बराबर 22, 2 से काट दो तो 11 बार कट गया, r बराबर 11/पाई, पाई माने 22/7, 11 दूनी 22 यानी r का मान आ गया 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, θ/360। मान लिया ये है चतुर्थांश, 90 डिग्री होगा। θ/360 पाई r स्क्वायर फार्मूला। यहाँ पे थीटा का मान 90/360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 7/2 और 7/2 2 बार। यहाँ पे काटेंगे 90 कम 90 9 चौक 36, 4 आएगा और ये कट जाएगा 2, 11 बार कट गया, ये 7 7 से कट गया, ऊपर आएगा 11 30 77, नीचे आएगा 4 दूनी 8, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। अगला है पी बराबर 0.05। तो ई नहीं की प्रायिकता बताइए। तो देखिए, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग होता है 1। तो घटना घटने की प्रायिकता 0.05 है और घटना ई नहीं की पूछा है, तो 1 से घटा देंगे तो आ जाएगा घटना ना घटने की प्रायिकता। तो भैया इसको लिख लेंगे 0.05, 10 से 5 गया 5, 9, तो 0.95 इसका राइट आंसर आने वाला है। 0.95 घटना नहीं घटने की प्रायिकता। 4 नंबर कह रहा है यदि बिंदु क्यों इतना दिया है, इतने इतने से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन, 2 बिंदु हैं, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, मतलब R है, और यहाँ पे एक बिंदु Q है बीचों बीच में, जो इन दोनों से मतलब बराबर बराबर दूरी पर है। बिंदु P के निर्देशांक हैं 5, -3
आर के हैं x कामा 6 और बिंदु Q का है 0,1 0,1। तो इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी बराबर है। तो पहले तो पी क्यू बराबर क्यू आर, तो यहाँ पे दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे यानी अंडर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 इसमें से स्क्वायर बराबर 0 में यक्स में से 0 घटाएंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर अंडर रूट भी दोनों तरफ है तो हटा सकते हैं। यहाँ 5 से 0 जाएगा 5 पचम 25, यहाँ 3 1 4 4 चक्कू 16, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ 6 में से 1 जाएगा पचम 25, 25 से 25 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16 यानी एक्स बराबर अंडर रूट 16 यानी +-4 यहाँ पे आने वाला है। तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स के मान आ गए +4 -4, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माना बड़ा कोण मान लेंगे x अंश और छोटा कोण मान लेंगे y अंश। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से, पहली शर्त बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जैसे बड़ा कोण x अंश छोटा कोण y अंश प्लस 18 अंश, समीकरण नंबर 1। शर्त दूसरी, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब इसमें हम x का मान रख देंगे, y अंश प्लस 18 अंश और प्लस y अंश यहाँ पे पहले से बराबर 180 अंश। तो y कितना हो जाएगा, 2y अंश बराबर 180 अंश माइनस 18 अंश। तो ये हो जाएगा कितना, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162 अंश। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2 81 अंश, यानी y आ गया 81 अंश हमारे पास। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x अंश बराबर आ जाएगा 81 प्लस 18 यानी 99 अंश आ जाएगा। तो बड़ा कोण आ गया 99, छोटा कोण आ गया 81। सॉल्व हो गया। अगला कह रहा खंड खा समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण ACBD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA/OC बराबर OB/OD। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इस तरह से बना लेंगे ABCD, जिसमें कह रहा है AB समांतर है DC के, AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी बताया गया है। ठीक, तो मान लेते हैं ABCD, AC और ये BD परस्पर ऊपर काटते हैं और AB दिया है समांतर है किसके, DC के। ठीक, AC BD परस्पर ऊपर काटते हैं तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर OA/OC बराबर OB/OD लाना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, OA देखेंगे किसमें है, ये वाली भुजा मिली, OC किसमें है, ये वाली भुजा है, OD कहाँ है, ये भुजा है और OB ये भुजा है, यानी ये त्रिभुज हमको लेना है। तो अगर हम इसको मान लेंगे कोण 1 तो इसको मान लेंगे कोण 2, इसको मान लेंगे कोण 3 तो इसको मान लेंगे कोण 4, इसको मानेंगे 5 तो इसको मानेंगे 6। तो देखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के। क्यों, क्योंकि यह एकांतर अंतः कोण है इसलिए। और कोण 5 कोण 6 के बराबर है, किस लिए, क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। और जब समरूप होता है तो हम लोग अगर इसकी ये वाली भुजा लेंगे तो इसकी भी ये वाली भुजा लेंगे, यानी OA/OC, और फिर इसकी लेंगे ये OB तो फिर इसकी लेंगे OD। यही 1 मिनट, यहाँ OA/OC बराबर OB/OD, दैट प्रूव्ड। ये क्यों, ये हम किस लिए लिख सकते हैं, बाई CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। कह रहा द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए।
तथा उनके शून्याङ्कों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। 3x² - x - 4 सॉल्व करेंगे। 3x² - x - 4 तो इसके गुणनखंड करो, 4 तियाँ 12, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा 1x। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, 3x - 4, यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1। शून्याङ्कों के लिए शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद के बराबर हमको 0 मानना पड़ेगा, या 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे यदि 3x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4/3। यहाँ लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो यहाँ पर दो शून्याङ्क आ गए। अब हम इनकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में कैसे करेंगे, जांच में यहाँ पे लिखेंगे माना दो शून्याङ्क अल्फा व बीटा है। अल्फा बराबर मान लिया 4/3 और बीटा बराबर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर है कि नहीं। तो एक तरफ लिखेंगे 4/3, एक बटे लिखेंगे -1 b का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -1 है और a का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ आएगा 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा 1/3, यहाँ भी माइनस प्लस 1/3। तो देखो ये तो जांच हो गई। अब इसी तरीके से इधर लिख लेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान हमारे पास में है -4 और a का मान है 3। तो यहाँ पर भी -4/3, इधर भी -4/3। तो इस तरीके से ये जांच हो जाएगी। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस तरीके से बनाना है। यह है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु हो गया ये, और ये हो गया वृत्त का केंद्र O, और स्पर्श बिंदु मान लेते हैं P। इसको इससे मिलाएंगे तो इस पे लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही हमको दर्शाना है। प्रूफ आप लोग देख लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगला नीचे दिया हुआ बंटन कक्षा 30 के विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार निकालना है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने लिख लिया है भार किलोग्राम में और छात्र की संख्या यानी बारंबारता। अब हमें निकालना है संचयी बारंबारता यानी CF निकालना है। तो 2 का हो जाएगा 2, 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 और 20 5 25, 3 28 और 2 30। अब हमको निकालना है n/2 यानी ये नंबर है 30 आया, 30 का आधा करेंगे 15। 15 किस में पड़ेगा, तो इस लाइन में 15 आएगा क्योंकि 13 में तो आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा CF, ये हो जाएगा F, और हमें निकालना है माध्यक। तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 50 से 1 मिनट, यहाँ 55 से 60, 55 से कितना हो जाएगा 60 होगा। अब हम लोग लिख लेंगे क्योंकि माध्यक का फार्मूला देखेंगे क्या होगा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H ये होता है फार्मूला। तो हमारे पास में क्या क्या चाहिए, L है 55 और क्या चाहिए n/2 हमारे पास में है 15, यहाँ पर ही आ गया है, और CF है हमारे पास 13 और चाहिए F है हमारे पास में 6 और H चाहिए। तो H है हमारे पास अंतराल कितना है 5 का। अब हम लोग माध्यक फार्मूला लगाएंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान है 55 प्लस n/2 का मान है 15, CF का मान है 13 और F का मान है 6 और H का मान है 5। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 15 से 13 गया 2/6, 2 3 6, 3 से 5 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 और बचेगा यहाँ पे 2 तिचंग 18 बार तो 55 एक आएगा 56.67। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अचानक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी,
रेड होगा यानी लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचे कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 5 8 13 4 17, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और हरा नहीं है, पहला सवाल। दूसरा, हरा नहीं है तो हरा नहीं होगा, तो फिर बाकी होंगे सफ़ेद और मतलब हरा, तो पहले हरा निकाल लेंगे, पहले ग्रीन का निकाल लो, या हरा नहीं है तो हरा नहीं है इसके लिए क्या आएगा, मैंने हरा नहीं होगा तो सफ़ेद और लाल होंगे, तो 8 5 13 ऊपर होगा और टोटल कंचे नीचे 17 होगा। तो ये हमने सवाल लगा दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु निकालिए। या तो ये सवाल लगाइए या तो ये रेलगाड़ी वाला लगाइए। चलिए हम लोग जो है दोनों देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे जैकब की आयु, यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी y वर्ष। अब हम शर्त पहली देखेंगे क्या है, कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x + 5, पुत्र की कितनी हो जाएगी y + 5। कह रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यहाँ 3 गुनी कर देंगे उसके पुत्र की आयु से, 3y + 3 बचे 15, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, यानी 5 साल घटा दीजिए इस जैकब से 5 वर्ष पुत्र में से, उसकी आयु की 7 गुनी थी, 7 से गुणा करेंगे x - 5, 7y 7 × 5 = 35, x - 5 मिनट x - 7y और बराबर -35, ये माइनस के 5 उधर जाएंगे +5, x - 7y बराबर माइनस के 30, समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे हमारे पास दो समीकरण है, दोनों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x - 3y = 10 और x - 7y बराबर -30। यहाँ जोड़ घटाने पर जो है ये कट जाएगा, 7y में से 3y जाएगा 4y प्लस का 30 10 40, 4 दाम 40, y बराबर कितना आ गया 10। y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो x - 3 × 10 = 10, 3 दाम 30, उधर जाएगा तो प्लस का 30 प्लस का 10 यानी 40, अर्थात जैकब की आयु 40 साल आ गई, उसके बेटे की आ गई 10 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा का एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है कि दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, इतने घंटे लगेगा। और अगर कहता है कि रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल यानी यदि उसकी चाल कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी घटा देते, तो दूरी तो उतनी ही तय करता, लेकिन समय 1 घंटा जो है कितना ले लेता, समय कहता 3 घंटे अधिक लेती। तो अब यहाँ चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसे यहाँ पर लेता था मान लो 20 घंटे, तो यहाँ लेगा 23 घंटे। ठीक, तो किसमें 3 घंटे ज़्यादा है, मतलब 3 घंटे इसमें ज़्यादा है तो इसमें 3 घंटे जोड़ेंगे, यानी 401/3 + 3 बराबर 480 x - 8, तभी तो बराबर का चिन्ह लगेगा जब बराबर बराबर घंटे दोनों तरफ होंगे। अब पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का 3 उधर जाएंगे माइनस का 3, 480 कामन ले लेंगे, 1/x - 8 बराबर माइनस का 3 1 कम 3, 16 3 48, 160, ये 160 बटे में चले जाएंगे, x - 8 माइनस x नीचे x² - 8x बराबर -1/160, x कैंसिल हो जाएगा, -8/x² - 8x -1/160, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा x² - 8x बराबर 16 8 28 1280 और हो जाएगा x² - 8x - 1280 बराबर 0। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, 1280 के फैक्टर करेंगे,
यहाँ पे 1280, तो कितने से काट देंगे इसको, 2×12, 2×8, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2 से 16 बार, 2×8 = 16, 2 40 बार, 2 20 बार। तो इस तरीके से जो है काटेंगे इसको। 2 धाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो यहाँ पर फैक्टर हमको बनाना है कि घटाने पर जो है 8 आ जाए। तो 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40। देखो कहाँ पे बन रहा है फैक्टर। तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा साथियों 40 × 32। तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 1280, और 40 में से 32 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब इसको हम लगाएंगे x² - 8x - 1280 = 0। तो यहाँ आ गया x² - 40x + 32x, 32x - 1280 = 0। तो यहाँ पर इसमें जो है कॉमन ले लेंगे, x निकाल लेंगे, x - 40, 32 निकाल लेंगे, x - 40 = 0। एक ब्रैकेट में x - 40, एक ब्रैकेट में x + 32 = 0। तो जब हम यदि x - 40 = 0 करेंगे तो x बराबर आएगा 40। यहाँ लिखेंगे यदि x + 32 = 0, तो x बराबर आएगा -32। तो माइनस तो लेंगे नहीं चाल, तो हमारी क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने 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 लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60-30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे, इसका आंसर आएगा 20√3 मीटर। खंभों से बीच की दूरियां ये हमारे वीडियो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने दिखा दिया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। साथियों ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं 6-6 नंबर के, ये काफ़ी बड़े हैं और इनको हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग इन क्वेश्चनों के सवालों के जवाब भी देख पाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये तब भी आपको चाहिए क्वेश्चन की मतलब सर सॉल्व कर दीजिए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा। फ़ोन हैंग कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए।